एक जंगल में डाकू चिड़ियाओं का बहुत बड़ा गैंग था। वो लोग बहुत बड़ा डाका डालते हैं और उसको एक गुफा में छुपा देते हैं। सुनो डाकू भाइयों, हमें पुलिस ढूंढ रही है। हमें अभी इस गुफा में रहना होगा। लेकिन हम खाएंगे क्या सरदार? गांव से किसी खाना बनाने वाले को उठा कर ले आओ। हाँ, गांव में बबलू बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। फिर कालू बबलू को किडनैप करके गुफा में ले आता है। ये लीजिए सरदार, ये है बबलू रसोइया, इससे हम खाना बनवाएंगे। मुझे आप लोगों ने किडनैप कर लिया है, लेकिन खाना कैसे बनाऊं? सामान कहाँ है? तुझे पूरा सामान मिलेंगे। वो देख, वहाँ सामान का ढेर लगा हुआ है। अरे लगता है तुम पूरे साल का राशन यहाँ ले आए हो। चल अब सरदार जबास के लिए चाय बना। लेकिन किसमें बनाऊं? चूल्हा कहाँ है? अरे कालो, चूल्हा कहाँ है? देखो बबलू, कोई जुगाड़ करो, क्योंकि अब मैं बाहर नहीं जा सकूंगा चूल्हा लेने के लिए। और तुम तो वैसे भी सड़क के किनारे दुकान लगाते हो, तुम्हारे पास कौन सा बहुत अच्छा चूल्हा है? जुगाड़ करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, मैं ड्रम का चूल्हा बना लूंगा। इसके बाद बबलू ड्रम छेद करके उसमें लकड़ियाँ भर देता है और ऊपर के हिस्से से उसमें बर्तन रखकर चाय और खाना बनाने लगता है। सारे डाकू खाने का मजा लेते हैं। तेरा खाना तो बहुत अच्छा है। अब तू यहाँ से कभी नहीं जाएगा। तू पूरी जिंदगी हमारे लिए खाना बनाएगा। अरे ये कहाँ फंस गया मैं? अरे तुम फिक्र मत करो, आखिर तुम डाकू जाबाज के लिए खाना बना रहे हो। मेरे सिर पर 10 लाख का इनाम है, लेकिन कोई मुझे पकड़ ही नहीं सकता। तो तुम बस 10 लाख वाले इनामी डाकू के लिए खाना बनाते रहो। बहुत दिनों तक बबलू उन डाकुओं के अत्याचार सहता रहा और खाना बनाता रहा। एक दिन उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो हेलीकॉप्टर की आवाज है। फिर बबलू अपने ड्रम में गीले लकड़ियाँ डाल देता है और उसका धुआं गुफा से निकलकर बाहर जाता है और ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। बस ये हेलीकॉप्टर ये धुआं देख ले। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर गुफा के पास उतरता है और उसमें से बहुत सारे पुलिस वाले निकलते हैं। पुलिस गुफा में धावा बोल देते हैं और सारे डाकू पकड़े जाते हैं। पुलिस सर, मैंने ही गुफे के अंदर से धुआं किया था, जिससे आप ये समझ जाओ कि इस सुनसान जंगल में इस गुफा में कोई है। आपने यहाँ आकर इन डाकुओं को पकड़ा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मेरा धन्यवाद नहीं बबलू, तुमने बहुत होशियारी दिखाई है। तुम्हें 10 लाख मिलेंगे। फिर इसके बाद बबलू को 10 लाख का इनाम मिलता है और उसका जीवन अब अच्छे से बीतने लगता है। लकड़ी गांव में पीलू नाम की गरीब चिड़िया रहती थी। उसको इंजीनियरिंग का काम देखना बहुत पसंद था। जब भी कोई अपना नया घर या दुकान बनाता था, पीलू उसे देर तक देखती थी। एक दिन हरिया कंस्ट्रक्टर उसको अपने पास बुलाता है और कहता है, पीलू चिड़िया, तुम्हें मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। तुम हमेशा कंस्ट्रक्शन की जगह पहुँच जाती हो। क्यों, तुम्हें मजदूरी का काम चाहिए? हरिया काका, मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं यहाँ मजदूरी के लिए नहीं आई हूँ। मुझे भी ऐसे ही घर बनाना है। अब मैं देख देख कर घर बनाना सीख गई हूँ। तुम गरीब लोग थोड़ी सी चीज क्या जान लेते हो, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हो। पता है ना, कंस्ट्रक्शन के सामान जैसे ईंट, सीमेंट, लोहे के रॉड्स कितने महंगे आते हैं। अब जाओ यहाँ से और आगे से कंस्ट्रक्शन साइट में दिखना नहीं। नाराज नहीं होइए हरिया काका, मैंने आपसे ही ये सब सीखी हूँ।
आप एक दिन मुझ पर गर्व करेंगे। ऐसा कहकर पीलू अपने घर चली जाती है। उसके घर में बीमार पिता टिल्लू और बूढ़ी माँ बबली रहते थे। पीलू कहाँ चली गई थी? अरे कहीं मजदूरी कर, कुछ काम कर। घर की हालात कितनी खराब है। अभी कड़क सेठ आए थे और घर खाली करवाने की धमकी देकर गए हैं। अगर हमने उन्हें किराया नहीं दिया तो हम बेघर हो जाएंगे। माँ तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। फिर पीलू सोच में पड़ जाती है कि वो अपना घर कैसे बनाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के सामान खरीदना उसकी हैसियत के बाहर था। मैं कंक्रीट के घर नहीं बनाऊंगी, मैं इको फ्रेंडली बैम्बू का घर बनाऊंगी। फिर पीलू जंगल में बैम्बू ढूंढने निकल जाती है और उसे एक जगह बहुत से बम्बू मिल जाते हैं। पीलू उन्हें काट कर एक खाली जगह इकट्ठा कर लेती है। इसके बाद पीलू एक एक बम्बू को जोड़ जोड़ कर एक घर तैयार करने लगती है और 2 ही दिनों में वो एक छोटा सा घर तैयार करने। फिर पीलू उस घर को हरिया काका को दिखाती है। हरिया काका, कैसा लगा आपको मेरा ये बम्बू का घर? पीलू, तुम तो बहुत ही तेज दिमाग की हो, लेकिन ये तुम घर बेचोगी किसको? काका, ये घर मैं अपने माता पिता के लिए बनाई हूँ। हमारे पास किराया देने के लिए पैसा नहीं है, हमें अपना किराए का घर खाली करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा ये बम्बू का घर बिकवा दूंगा। तुम ऐसे ही और भी घर बनाओ, इससे तुम उधार खत्म कर सकोगी। नहीं तो एक घर बनाकर उसी में रहने से तुम्हें कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हारी जब कमाई ही नहीं होगी तो तुम आगे जीवन में क्या करोगी? हाँ काका, आप सही कह रहे हैं। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अब मैं और भी बम्बू के घर बनाऊंगी। फिर हरिया एक एक करके पीलू के बम्बू के घर बिकवा देता है, जिससे पीलू को बहुत पैसे मिल जाते हैं और वो कड़क सेठ का किराया खत्म कर देती है और अपने लिए एक सुंदर सा बड़ा सा बम्बू हाउस बना लेती है। अब हरिया और पीलू बम्बू के घर का बिजनेस करने लगते हैं। ऐसे पीलू अपनी मेहनत के दम पर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बाजपुर के जंगल में कालू कौवा रहता था। वो हमेशा से बहुत बेकार के काम करने में रुचि रखता था। ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। अरे भाई, छुट्टियाँ आ रही है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो हरिया बोलता है, चलो हम मनाली चले। तो कालू कहता है, मनाली क्यों जाना है, कुछ बड़ा सोचो। हम लोग चांद पर चलते हैं, वहाँ घूमेंगे तो हमारी जंगल में नाम होगा। मनाली तो हर कोई जाता रहता है। नहीं भाई, मुझे तो मनाली ही जाना है। रॉकेट का पैसा कहाँ से लाएंगे? ये कहकर कालू के दोनों दोस्त उसकी हंसी उड़ाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे स्कूटर में चलेंगे। ट्रिपल सवारी। अगले दिन कालू उनके सामने अपना स्कूटर लाता है। उसको देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। कालू के स्कूटर में अगल बगल 2 और स्कूटर जुड़े रहते हैं। है ना कमाल का मेरा स्कूटर, चलो अब इसमें चलते हैं। अरे वाह कालू, तूने तो बहुत ही अच्छा आविष्कार किया है। हाँ, मुझे क्या उल्लू समझे थे। चलो अब मजे करेंगे मनाली में। इस तरह से तीनों दोस्त उस स्कूटर में निकल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूरी में उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। अरे ये क्या, 5 किलोमीटर में ही पेट्रोल खत्म हो गया? हाँ, 3 स्कूटर है ना, वजन कम करने के लिए मैंने एक ही पेट्रोल टैंक लगाया है, लेकिन 3 इंजन है तो पेट्रोल थोड़ा ज्यादा पीती है ये स्कूटर। हे भगवान, हर 5 किलोमीटर में इसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। हमें नहीं जाना मनाली, तू ही जा इस खटारा में। कालू के दोनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। अरे रुको रुको, स्कूटर को धक्का तो दे दो। कालू अपना स्कूटर धक्का देकर घर वापस लाता है और अपने पिता कड़क से कहता है, पापा, मेरे दिमाग की इस गांव में कोई कदर नहीं है। बेटा, तू कहीं नौकरी कर। तू बहुत ही बेकार की चीज बनाता है जो मुसीबत ज्यादा करती है, समाधान नहीं। मतलब तू काम ज्यादा बिगाड़ता है। लोगों के काम आएगा तो लोग तुझे पसंद करेंगे। कालू सोच में पड़ जाता है कि वो लोगों की नजर में कैसे उठे। तभी वो एक डबल डेकर बस को देखता है।
पूरी बस भरी हुई थी और फिर भी लोग उसमें चढ़ रहे थे। अब मैं ऐसी बस बनाऊंगा कि लोगों की तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसके बाद कालू एक ट्रिपल डेकर बस बनाता है और बड़े शान से निकलता है, लेकिन उसकी बस इतनी ऊंची होती है कि वो फोन के केबल, टीवी केबल और बिजली के तारों को तोड़ते हुए निकलती है। पूरे गांव में बिजली चली जाती है, फोन्स बंद हो जाते हैं। देखिए पिताजी, मैंने क्या नायाब चीज बनाई है, ट्रिपल डेकर बस। ऐसी बस पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। अरे उल्लू कहीं का, तूने पूरे गांव की बिजली गोल कर दिया है, सारे तार तोड़ दिए। नालायक, अब तुझे सिर्फ पिटाई ही ठीक कर सकती है। ऐसा कहकर कड़क कालू की पिटाई कर देता है। इसके बाद से कालू अपनी उटपटांग हरकतों को बंद कर देता है। फिर कालू पूरे गांव के बिजली के तार को रिपेयर करता है। इस तरह से कालू धीरे धीरे सुधर जाता है और सही चीजें करने की आदत डाल लेता है। फिर कालू का सभी लोग मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। अभनपुर गांव के जंगल में संतोषी माँ की भक्त पीलू चिड़िया अपना एक छोटा सा नाश्ते की दुकान चलाती थी। उसकी पति बंटी कबूतर एक मजदूरी का काम करता था। बहुत मेहनत के बाद भी उनकी कमाई नहीं होती थी, लेकिन पीलू संतोषी माँ की भक्ति में कमी नहीं करती थी। एक दिन बंटी जब अपने काम पर गया तो ठेकेदार ने सबको काम से निकाल दिया। मुझे अब नया ठेका नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं अब तुम लोगों को काम नहीं दे पाऊंगा। अब तुम लोग कहीं और काम देख लो। बंटी वहाँ से काम देखने लगता है, लेकिन उसको कोई भी काम नहीं देता है और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन बंटी दुखी होकर अपने घर आता है। ये तो बहुत मुसीबत आ गई है कि आखिर आए दिन मकान मालिक किराया मांगने आता है, किराना वाला पैसे मांगने आता है। मेरे नाश्ते का काम भी अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। संतोषी माँ के लिए मुझे खीर पूरी और लाल साड़ी का भोग लगाना था, लेकिन पता नहीं कब मैं ऐसा कर पाऊंगी। हे संतोषी माँ, आप ही दया करो। पीलू संतोषी माँ का व्रत रखती है और उनसे कहती है, हे संतोषी माँ, मैं आपसे बस आपकी सेवा के लिए इतना मांग रही हूँ कि मैं आपको हलवा पूरी का भोग लगा सकूं और लाल साड़ी भेंट कर सकूं। मुझे पता है कि आप सब जानती है कि आपकी ये बेटी किस मुसीबत में है। उस रात पीलू को संतोषी माँ उसको नींद में दर्शन देती है। बेटी, तुमने बहुत कष्ट सही है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। मैं तेरे व्रत से बहुत खुश हूँ और अब डर मत, क्योंकि अब तेरे सारे दुख दूर होने वाले हैं। तुझे एक मदद मिलेगी। और फिर माँ अंतर ध्यान हो जाती है। अरे, मुझे संतोषी माँ ने खुद दर्शन दिए। जय संतोषी माँ, जय जय संतोषी माँ। उस दिन काम की तलाश में बंटी हरिया तोता के पास जाता है। हरिया काका, मुझे कुछ काम दे दो, मेरे घर की बहुत बुरी हालत है। क्या हुआ बंटी, तुम तो बहुत कमजोर लग रहे हो। बंटी उन्हें पूरी बात बताता है। हमारे लिए घर का खर्च भी निकालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन बंटी, मैं तुम्हें क्या काम दे सकता हूँ? कोई भी काम दे दो काका, आजकल तो मशीन का जमाना है, हाथ से तो कोई काम ही नहीं होता है। पीलू बेटी को क्या क्या आता है ये बताओ मुझे। अचार पापड़ बना सकती है क्या? हाँ, पापड़ बना लेती है, लेकिन क्यों? मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं पीलू बेटी के लिए पापड़ बनाने की ऑटोमेटिक मशीन बना कर दे सकता हूँ। इससे तुम्हारी परमानेंट आमदनी शुरू हो जाएगी। अगर आप ऐसा कर देंगे हरिया काका तो कमाल हो जाएगा। आपने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। पीलू जरूर ये सुनकर खुश हो जाएगी। बंटी पीलू को एक खबर देता है। मुझे संतोषी माँ ने दर्शन देकर आशीर्वाद दी थी। उनका आशीर्वाद खाली नहीं गया। फिर थोड़े दिनों में हरिया ऑटोमेटिक पापड़ बनाने की मशीन तैयार कर देता है। पीलू संतोषी माता की आशीर्वाद लेती है और काम शुरू कर देती है और अपनी पापड़ की दुकान चला देती है। उसकी दुकान में सुंदरी सेठानी आती है। पीलू,
तुम्हारी ये नायाब पापड़ मशीन तो मैंने कभी नहीं देखी। सब संतोषी माता की दया है सुंदरी जी, मेरे पास अलग अलग तरह के पापड़ है। ठीक है, मुझे 2 किलो मिक्स पापड़ पैक कर दो। और एक के बाद एक ग्राहक पीलू की दुकान में मशीन के पापड़ खरीदने के लिए आने लगते हैं। अब पीलू बहन, तुम्हारे पापड़ तो लाजवाब है, मेरी सहेली को भी बहुत पसंद आए। ऐसा करो 5 किलो पापड़ दे दो। जय संतोषी माँ। बबली बहन आप बहुत अच्छी है, ये लीजिए। और जल्दी ही पीलू को फायदा होना शुरू हो जाता है। बंटी भी उसका साथ देता था और बड़े बड़े ऑर्डर्स लेकर आता था। इस तरह से संतोषी माँ के आशीर्वाद से उनका जीवन सरल हो जाता है। संतोषी माँ, आज मैं आपके लिए हलवा पूड़ी और लाल साड़ी लाई हूँ और मैं गरीब महिलाओं को भी प्रसाद और साड़ी दूंगी। जय संतोषी माँ, जय जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू और अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। टिल्लू खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मुखिया रहा करता था जो पक्षियों की जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया करता था और जो भी पक्षी उसका विरोध करते वो उसे मरवा देता था। एक दिन टिल्लू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी मुखिया टिल्लू के खेत पर पहुंचता है। मुखिया के साथ उसके कुछ गुंडे भी रहते हैं। अरे टिल्लू, ये खेत तू मेरे नाम कर दे, उसके बदले में मैं तेरा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। टिल्लू कहता है, कैसा कर्ज मुखिया जी, मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं। इस पर मुखिया उसे धमकाते हुए कहता है, अच्छा तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया, ये देख कागजात, इस कागजात में तूने मुझसे पूरे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और इसमें तेरा अंगूठे का निशान भी है और अब तो ब्याज मिलाकर ये पूरे 4 लाख रुपए हो गए हैं। टिल्लू ये सब देखकर बहुत डर जाता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मालिक आप ये सब मत कीजिए, अगर आप मेरी जमीन ले लेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देख टिल्लू, मैं तुझे अभी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर तू मेरी बात नहीं माना तो फिर तू जानता है अंजाम क्या होगा। इन गुंडों को देख रहा है ना, ये तुझे ऊपर पहुंचा देंगे। इस तरह डराने धमकाने से टिल्लू मुखिया का सामना नहीं कर पाता है और वो डर के मारे उसको अपना खेत दे देता है। टिल्लू उदास मन से घर आता है। बबली उसे कहती है, क्या बात है जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे बबली, सब बर्बाद हो गया। आज मुखिया खेत पर आए थे, उन्होंने फर्जी कागजात बनाए कि मैंने उनसे कर्ज लिया था, जबकि मैंने उनसे कोई भी कर्ज नहीं लिया था। अब डरा धमकाकर उन्होंने मेरी जमीन हड़प ली है। पीलू अपने पिता से कहती है, पिताजी आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए, मैं उससे अपना खेत वापस लेके ही आऊंगी। फिर टिल्लू पीलू के साथ मुखिया के घर चला जाता है। पीलू गुस्से में मुखिया से कहती है, बदमाश मुखिया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से खेत हड़पने की, अब उसे तुरंत वापस कीजिए। मुखिया कहता है, टिल्लू तेरी बेटी तो बहुत सुंदर दिखती है, गुस्से में तो ये और भी अच्छी लगती है। एक काम कर, तू मेरी इससे शादी करा दे, फिर तुझे तेरा खेत वापस मिल जाएगा। टिल्लू अपनी बेटी से कहता है, देखा बेटी, ये कितना बदतमीज है, ये बदमाश है, इसके मुंह मत लग, चल मैं किसी और के खेत में काम करके अपना घर संभाल लूंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टिल्लू हरिया तोता के खेत में काम करने लगता है। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन ले जा रही थी, तभी उसे किसी के करहाने की आवाज आती है। पीलू उस आवाज की तरफ जाती है तो झाड़ियों के बीच में उसे एक पक्षी दिखाई पड़ता है। वो बहुत घायल था और वो करहाते हुए पानी मांग रहा था। पीलू कहती है, ये लीजिए पानी पीजिए। पीलू चिड़िया तुरंत ही उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। फिर वो पक्षी पीलू से कहता है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था, मैं बुरी कदर घायल हो गया था, यहीं पास में ही मेरा घर है, तू मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर पीलू उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। घर पहुंचने के बाद वो पक्षी पीलू को एक बड़ी सी पोटली लाकर देता है। बेटा तूने मेरी जान बचाई है, ये ले, इसमें तेरे लिए इनाम है। बेटी ये कोई साधारण इनाम नहीं है, ये तरबूज के जादुई बीज हैं
इन्हें तू अपने आंगन में बिखेर देना, फिर देखना चमत्कार। फिर पीलू घर आकर उन चमत्कारी बीजों को अपने आंगन में बो देती है। टिल्लू उसे देखकर कहता है, अरे पीलू, ये तू क्या कर रही है? पीलू कहती है, पिताजी, ये तरबूज के जादुई बीज हैं। मैंने एक पक्षी की मदद की, मैंने उसे घर छोड़ा तो उसने मुझे ये तरबूज के जादुई बीज दिए, जिसे मैं अब अपने आंगन में बो रही हूँ। कुछ ही दिनों में पीलू के आंगन में तरबूज उग आते हैं। वे बहुत ही बड़े रहते हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। इसके बाद से टिल्लू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। धर्मपुरी के जंगल में पीलू अपने पति बंटी के साथ रहती थी। वो दोनों हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। हनुमान जी को हर दिन अपनी दुकान का सबसे पहला बर्फ का गोला भोग लगाते थे और उन्हें सुंदर सुंदर फूल और खुशबूदार अगरबत्ती अर्पित करते थे। वो कभी भी हनुमान जी से कुछ नहीं मांगते थे और उनकी बहुत सेवा करते थे। वो दोनों अपना एक छोटा सा बर्फ के गोले का ठेला चलाते थे। उनके फ्लेवर्स के बर्फ के गोले बच्चे हो या बूढ़े सबको बहुत पसंद आते थे। पिल्लू दीदी, मुझे मैंगो और ग्रेप फ्लेवर का मिक्स गोला और मेरी पत्नी को काला खट्टा गोला देना। जी टिल्लू भैया, आपके यहाँ के बर्फ के गोले इतने टेस्टी है कि जिसकी हद नहीं है। कोई भी आपके जैसे टेस्टी बर्फ का गोला बना ही नहीं सकता है। ये तो हनुमान जी की दया है बहन जी। उनकी दुकान के सामने कालू भी बर्फ के गोले का दुकान चलाता था। वो बंटी और पीलू से बहुत नफरत करता था और हर समय इसी सोच में रहता था कि कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाए। सभी लोग इनकी दुकान में जाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। जैसे मेरी दुकान में तो उन्हें कड़वा बर्फ का गोला मिल रहा है। इनकी दुकान कैसे भी बंद करनी पड़ेगी। एक दिन बर्फ खाने के लिए जंगल का सबसे ताकतवर और अमीर चिड़ा कड़क सेठ अपनी पत्नी बबली के साथ आता है। पीलू, हमें रोज खस और पाइनएप्पल ऑरेंज गोला देना। जी सेठानी जी, आज सेठ जी भी आए हैं, बहुत खुशी की बात है। हाँ पीलू, हम विदेश जा रहे हैं तो सोचा यहाँ से कुछ मीठा करके जाते हैं। ये फ्लेवर्स के गोले बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। धन्यवाद मैडम, जय हनुमान जी की। एक हफ्ते के बाद जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर देंगे। उसके गोले खाकर कड़क सेठ और बबली सेठानी बहुत खुश होते हैं। कालू ये देखता है और वो इसे और भी गुस्सा हो जाता है। अब तो इसकी दुकान बंद करा कर ही रहूंगा। उस शाम कालू कुछ गुंडों से मिलता है, उन्हें पैसे देता है और फिर अगले दिन उन गुंडों से बंटी की पिटाई करवा देता है और दुकान में तोड़ फोड़ करा देता है। इससे बंटी और पीलू की दुकान बंद हो जाती है। हे हनुमान जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इनकी जान बचा ली। आप हमेशा रक्षा करते हैं। हाँ पीलू, हनुमान जी की बहुत दया है, लेकिन जिन गुंडों ने मेरी पिटाई की है वो कालू के दोस्त है। कालू हमसे जलता है, लेकिन कालू सोचता है कि वो हमारी दुकान बंद करा देगा। हम हनुमान जी के भक्त हैं, हमें अपना काम करना है। भगवान इन बदमाशों को संभाल लेगा। हनुमान जी की सेवा पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। सुनिए भाई साहब, मैं हरिया हूँ, मैं अयोध्या से आया हूँ और काम की तलाश कर रहा हूँ। मैं आप लोगों की बर्फ की गोलों की दुकान चला सकता हूँ। मैं आप जैसे नेक दिल, साफ मन वाले, सीधे साधे भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ। जब बंटी जी ठीक हो जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हें हमारे घर का पता कैसे चला? पीलू की प्रश्न को हरिया उत्तर देते हुए कहता है, पास के हनुमान मंदिर के पुजारी जी ने भेजा है मुझे। उसकी बातों को पीलू और बंटी मान जाते हैं। बंटी की दुकान फिर से चल निकलती है। जी, आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? उनकी दुकान चलते देख कालू सोचता है, अब इस हरिया का मैं हाथ पांव तोड़ दूंगा। और कालू के बुलाने पर गुंडे फिर से आ जाते हैं। कालू, तुम जैसे बदमाशों से मैं
नहीं डरता हूँ। तुम्हें बंटी जैसे सीधे साधे लोगों का बिगाड़ किया है। मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तू क्या पिटाई करेगा हमें? हम तुझे बंटी के बगल वाले बेड में भेज देंगे। गुंडे हरिया की तरफ हथियार लेकर उसे मारने जाते हैं। हरिया बहुत ताकतवर निकलता है। वो सभी गुंडों को हवा में ऊपर नीचे पटकने देता है। उन्हें एक हाथ से ही हवा में उठाकर घुमाने लगता है और उनकी पिटाई कर करके हालात खराब कर देता है। फिर कालू की भी पिटाई होने लगती है और कालू को उसकी दुकान में ही जोर से फेंक देता है, जिससे उसकी दुकान टूट जाती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर पीलू और बंटी आते हैं। अरे हरिया, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? हरिया का रूप बदल जाता है और हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हे हनुमान जी, आप हमारे लिए हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए। आपकी महिमा, आपकी दया अपरंपार है। बंटी, पीलू, तुम बहुत ही नेक दिल के मेरे भक्त हो। इतनी बड़ी मुसीबत में भी मुझे सब कुछ मानते रहे। तुम्हारे कल्याण होगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। ऐसे ही साफ मन रखना। फिर हनुमान जी को बंटी और पीलू बहुत अच्छी मिठाइयाँ भोग लगाते हैं। उसके बाद हनुमान जी उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में बंटी ठीक हो जाता है। पीलू और बंटी हनुमान जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं। बेलापुर गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू रहती थी। वो घर में ही कांच की चूड़ियाँ बनाया करती थी और एक टोकरी में उन्हें ले जाकर बाजार में बेचा करती थी। पीलू लक्ष्मी जी की बिना स्वार्थ के भक्ति किया करती थी। उसका पति बंटी कबूतर प्लम्बर था और नल फिटिंग और रिपेयरिंग का काम करता था। एक दिन बंटी काम से लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर टूट जाता है। भले ही हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, लेकिन माँ लक्ष्मी जी की बहुत कृपा है कि आपकी जान बच गई है। इतने दुख में भी तुम्हारे मन में लक्ष्मी जी के प्रति कितनी श्रद्धा है पीलू। लेकिन ये भी तो सच है ना कि हमारे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। अब तो मेरी इस हालत के कारण घर का किराया, दवाई और किराने के खर्चा कैसे निकलेगा? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। काश मैं जल्दी से ठीक हो जाता पीलू। आप चिंता मत कीजिए, लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से सब संभल जाएगा। मैं और मेहनत से कांच की चूड़ियाँ बनाया करूँगी। अभी तो त्योहार का सीजन आने वाला है, हो सकता है कि हमारी अच्छी कमाई भी हो जाए। ऐसे कहकर पीलू बिना आराम किए चूड़ियाँ बनाती थी और बंटी का ख्याल भी रखती थी। इस वजह से वो भी थोड़ी कमजोर हो गई थी। घर का खर्च अब भी बड़ी मुश्किल से निकल रहा था। एक दिन वो अपनी कांच की चूड़ियाँ बेचने के लिए बाजार जाती है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ ले लो, ऐसे ग्राहकों को बुलाती रहती है। तभी वहाँ पे बबली आती है। कितने की चूड़ियाँ दे रही हो पीलू? बबली सेठानी जी, सिर्फ 50 रुपए की 12 चूड़ियाँ है, ले लीजिए, आपके हाथों में बहुत अच्छी लगेंगी। अरे वाह, इतनी सस्ती और इतनी अच्छी चूड़ियाँ हैं ये। मुझे तो तुम 200 रुपए की लाल हरी चूड़ियाँ दे दो, इस त्योहार में बहुत अच्छी लगेंगी। पीलो, ऐसी चूड़ियाँ तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं दिखती हैं। तुम कहाँ से लेकर आई हो? मैं इन्हें खुद घर में बनाती हूँ। इन्हें मैं लक्ष्मी जी की भक्ति के कारण ही बना सकती हूँ हरी मैडम, क्योंकि उन्हें ऐसी चूड़ियाँ बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया पीलो, मुझे भी 200 की दे दो। मिक्स मैच करके मैं भी तुम्हारे इन्हीं पर लक्ष्मी जी के भक्ति करते हुए ही ये चूड़ियाँ पहनूंगी। इस तरह से पीलू की चूड़ियाँ वहाँ की औरतों को बहुत पसंद आने लगती है और उसकी अब अच्छी कमाई होने लगती है। देखिए जी, आज कितनी अच्छी कमाई हुई है। माँ लक्ष्मी जी, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ पीलू, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी ठीक हो जाऊंगा तो दोनों माँ लक्ष्मी जी के लिए भंडारा करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे। बहुत अच्छे विचार है जी। अब मैं माँ लक्ष्मी जी को
उनकी पसंद की कमल की माला अर्पित करती हूँ और उन्हें शुद्ध घी के लड्डू भोग में लगाती हूँ। पीलू लक्ष्मी जी को कमल की माला और लड्डू अर्पित करती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कालू कौवा पीलू की चूड़ियाँ बिकने से बहुत परेशान था। कालू कौवे की चूड़ियों की दुकान थी, लेकिन वो महंगी और खराब क्वालिटी की चूड़ियाँ बेचने लगा था। इसी वजह से उसकी दुकान में अब औरतें नहीं जाती थी। इस पीलू के कारण मेरी दुकान तो बहुत नुकसान हो रहा है, इसे यहाँ से भगाता हूँ। फिर वो पीलू के पास जाता है। ए पीलू, तू अब से यहाँ अपनी दुकान नहीं लगाएगी, यहाँ से भाग जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन कालू भैया, मैं गरीब टोकरी में चूड़ियाँ बेचने वाली हूँ, इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है? तेरे आने के बाद से मेरी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, यहाँ से भाग जा। तो वहाँ पे बबली पहुँचती है। आप पीलू को ऐसे नहीं भगा सकते कालू जी, हम आपकी दुकान से इसलिए चूड़ियाँ नहीं खरीदते हैं क्योंकि वो खराब क्वालिटी की महंगी है। आप पीलू को तंग मत करो और ये जोर जबरदस्ती बंद करो। कालू भीड़ इकट्ठा होता देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो घर जाकर सोचता है और रात में पीलू के घर की तरफ एक हथौड़ा लेकर जाता है। पीलू की पूरी कांच की चूड़ियों को मैं तोड़ कर रख दूंगा, बल्कि मैं तो उसके टूटे फूटे पत्तों को भी एक दो हाथ मार दूंगा, जिससे वो और टूट फूट जाएं। कालू चुपचाप पीलू के घर में घुस जाता है और देखता है कि दोनों पति पत्नी सो रहे हैं। वो हथौड़े से चूड़ियों को तोड़ने लगता है। कांच के फूटने की आवाज सुनकर पीलू और बंटी जग जाते हैं। कालू, तुम मेरे घर में कैसे घुस गए? तुमने मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी। कालू, तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे जा, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तुझे तोड़ दूंगा। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसी समय पीलू माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करती है। अचानक से कालू हवा में गोल गोल घूमने लगता है और उसका हथौड़ा उसी पर गिर जाता है। तभी वो देखता है कि कांच की चूड़ियाँ जो उसने तोड़ी थी सब की सब फिर से जुड़ जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दो पीलू। कालू को पुलिस पकड़कर ले जाती है और सबके जाने के बाद पीलू को माँ लक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं। माँ लक्ष्मी, आपकी जय हो, आपकी बहुत दया है माँ मेरे ऊपर। बेटी, तू इतनी गरीबी देखी लेकिन मेहनत करना और मेरी भक्ति करना नहीं भूली। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। अब से तेरी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। फिर माँ लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है और कुछ ही दिनों में आसपास के गांवों में भी पीलू की कांच की चूड़ियाँ खरीदने के लिए लोग आने लगते हैं। मुनाफा बेहद बढ़ जाता है। पैसे आने से पीलू अपने पति का बहुत अच्छे से इलाज करा लेती है और ठीक होने के बाद वो भी उसी काम में लग जाता है। फिर दोनों पति पत्नी लक्ष्मी जी के लिए भंडारा करवाते हैं। इस तरह से अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं।